पहली न्यूज़ अगर आप इसको पढ़ेंगे तो कह रहा है इंडिया जंप्स टू 46th पोजीशन ऑन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। यानी आपको पता है कि एक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, उसमें जो भारत की रैंक आ गई है वो 2 स्थान कम हो गई है। यानी 48 पिछले वर्ष थी 2020 में और 2021 में 46 हो गई है। जो एक अच्छी खबर है कि हमारे देश में इनोवेशन को या नवाचार को बढ़ावा मिल रहा है और इस बढ़ावे से हमारे देश में इनोवेशन को फ़ायदा हो रहा है। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले इस रैंकिंग के बारे में कि ये रैंकिंग है क्या। साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि स्विट्ज़रलैंड फिर से नंबर 1 पर आ चुका है। तो कौन फर्स्ट पर आ गया है? स्विट्ज़रलैंड नंबर 1 पर है, नंबर 2 पर स्वीडन है और नंबर 3 पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, नंबर 4 पर ब्रिटेन है, नंबर 5 पर साउथ कोरिया या दक्षिण कोरिया है। तो चलिए सबसे पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की तो सबसे पहली बात ये आती है कि इसको प्रकाशित कौन करता है, इसको पब्लिश कौन करता है, इसको रिलीज कौन करता है। तो आप सब ने सुना होगा विपो नाम की एक संस्था है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको प्रकाशित कौन करता है? इसको प्रकाशित विपो करता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आती है कि इसको प्रकाशित करने का उद्देश्य क्या है। इसको प्रकाशित करने का सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि दुनिया के देशों को एक रैंकिंग प्रदान की जाए इनोवेशन की। यानी नवाचार को बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि दुनिया के देशों को एक रैंकिंग प्रदान की जाए। इस रैंकिंग से फ़ायदा क्या होता है कि देशों में एक प्रकार की प्रतिस्पर्धा जनित होती है और जब प्रतिस्पर्धा होती है तो फिर देश अच्छा करने का प्रयास करते हैं और अंततः इन सब से जितना ज़्यादा नवाचार होता है उससे मानवता की भलाई होती है और इससे मनुष्य को ही अंतिम रूप से फायदा होता है, पहली चीज। अब यहाँ पर हम दो टर्म का अलग अलग मतलब समझेंगे। पहले का मतलब है नवाचार और दूसरे टर्म का मतलब क्या है? नवाचार और दूसरे का मतलब है आविष्कार। यानी इसको हम बोलते हैं इनोवेशन और इसको बोलते हैं इन्वेंशन। अब इन दोनों में अंतर समझ लीजिए क्योंकि ये जो रैंकिंग है ये इनोवेशन से रिलेटेड है। देखिए, आविष्कार का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु का, किसी भी चीज का पहली बार आविष्कार हो, जैसे बल्ब का आविष्कार, जैसे आप समझ लो कि कार का आविष्कार हो गया। पहली बार जब जो चीज होती है उसको बोलते हैं इन्वेंशन या आविष्कार। जैसे मैं मान लेता हूं कि किसी ने कार बना दी, या मैं बोलता हूं किसी ने मान लिया कोई कार बना दी, पहली बार जब कार बनी तो इसको बोलेंगे कार का आविष्कार हो गया, इन्वेंशन हो गया। दूसरी चीज क्या आती है? दूसरी चीज में आपको यह जानना जरूरी है कि जिसने व्यक्ति ने कार बनाई है, तो मान लिया उस ए नामक व्यक्ति ने कोई प्रोसेस फॉलो की है और इस प्रोसेस का नाम है एक्स। तो ए नामक व्यक्ति ने किस तरीके से कार बनाई है? एक्स तरीके से कार बनाई है, पहली चीज। अब कोई बी नामक व्यक्ति आता है और वो यही कार किस तरीके से बना देता है? वाई तरीके से। तो देखिए, आविष्कार पहली बार होता है कि कार का आविष्कार हो गया, किस तरीके से? मान लिया कोई बनाने की एक प्रक्रिया, उस प्रक्रिया का नाम है एक्स। तो यहां पर आप एक चीज ये समझिए, ये हो गया आविष्कार। अब अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है और वही कार जो ए ने बनाई थी किसी दूसरे मेथड से बना देता है, तो इसी को बोलते हैं इनोवेशन या नवाचार। क्या बोलते हैं? इनोवेशन या नवाचार। तो अंतर, सबसे सिंपल सा एग्जांपल यही है समझने के लिए कि इन्वेंशन और इनोवेशन में अंतर क्या है। मान लिया कोई व्यक्ति जब पहली बार कार बनाएगा, या जब कार का आविष्कार नहीं हुआ था तो पहली बार जब कार बनी, तो उसको कहते हैं आविष्कार या इन्वेंशन। मान लिया उस व्यक्ति ने किसी एक स्पेशल प्रक्रिया का, प्रोसेस का पालन करते हुए कार बनाया है। अब दूसरा कोई व्यक्ति वही कार किसी दूसरी प्रक्रिया के माध्यम से या किसी सरल प्रक्रिया के माध्यम से बना देता है, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इनोवेशन या नवाचार। तो नवाचार का मतलब उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब नवाचार की अगर हम बात करें, जिसको लेकर अभी इंडेक्स जो रिलीज हुआ है जिसमें भारत की रैंकिंग सुधरी है, एक तो ये बात है कि भारत धीरे धीरे इनोवेशन में सुधार करता जा रहा है। 2015 के बाद से रैंकिंग में बहुत बेहतरीन तरीके से सुधार हो रहा है, पहली चीज़। अब ये जो रैंकिंग प्रदान की जाती है ये बेसिकली 80 जो इंडिकेटर्स होते हैं, 80 सूचकांक के आधार पर प्रदान की जाती है। वो 80 सूचकांक कौन से हैं? जैसे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, पहली चीज़। जैसे आपका इंस्टीट्यूशंस हो गए कि इंस्टीट्यूशन कैसे हैं इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है जिसके माध्यम से
इनोवेशन को बढ़ाया जा सके। साथ ही साथ ये कहा जाता है कि टेक्नोलॉजी कैसी है। तो इस प्रकार के कुछ 80 पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स तो नहीं याद करना है आपको, बस ये याद रखिए कि कुछ 80 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर दुनिया के देशों को ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग दी जाती है। अभी 2021वीं रैंकिंग है, पहली चीज़ तो ये जान लीजिए। अब बात आती है कि ये जो रैंकिंग दी गई है इसमें पहला नंबर किसका है, तो सबसे पहला नंबर आया है स्विट्जरलैंड का, ये आपको दिख रहा होगा। नंबर 2 पर आया है स्वीडन, नंबर 3 पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, नंबर 4 पर यूके, और कोरिया भी पहली बार नंबर 5 पर आ गया है। यानी कोरिया नॉर्थ कोरिया नहीं, किम जोंग वाला कोरिया नहीं है, ये साउथ कोरिया वाला है। तो ये साउथ कोरिया नंबर 5 पर आ गया है। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें साउथ कोरिया ने एक अच्छी छलांग लगाई है और वो कहाँ पर पहुँच गया है, वो नंबर 5 पर पहुँच गया है। तो इस बात को याद रखिएगा। दूसरी बात आती है कि हमारे लिए, चलिए हमने एक तो वर्ड स्पेसिफिक देख लिया, इंडेक्स या किसकी क्या रैंकिंग। हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इस प्रकार की रैंकिंग डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत की कौन सी रैंक थी। तो पिछले वर्ष के यानी 2020 में भारत की रैंकिंग थी 48। भारत की कौन सी रैंकिंग थी, भारत की पिछले वर्ष रैंकिंग थी 48वीं, और इस वर्ष घटकर कौन सी हो गई है, 46। ठीक है ना। तो रैंक भारत की 46वीं हो गई है, इस बात को याद रखिएगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साथ ही साथ ये कह रहा है कि सेंट्रल और साउथ एशिया में, यानी मध्य एशिया और दक्षिण एशिया में, मध्य एशिया जहां पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान जैसे देश हैं, ये हो गया, और साउथ एशिया जहां पर भारत में है, यहाँ भारत ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और भारत पहले नंबर पर आ गया है। तो इस बात को याद रखिएगा कि सेंट्रल और साथ ही साथ जो साउथ एशिया है वहाँ पर भारत किस नंबर पर है, पहले नंबर पर है। साथ ही साथ जो लो मीडियम इनकम ग्रुप वाले देश हैं, यानी जिनको हम निम्न मध्यम आय वाले देश बोलते हैं, उसमें भारत दूसरे नंबर पर आया है। इस बात को सबसे पहले आप लोग याद रखिएगा। तो भारत का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। कहा जा रहा है, सबसे बड़ी चीज़ तो ये कही जा रही है कि 2015 में भारत की जो रैंक थी वो 80 से ऊपर थी। यानी अगर आप 2015 का इंडेक्स देखोगे तो उसमें भारत की रैंक 81 थी, और 2021 में भारत की रैंक 46 है। तो बहुत बेहतरीन ढंग से सुधार हुआ है। इसमें कहने में कोई संकोच नहीं है कि सरकार की भी बहुत सारी पॉलिसी हैं, जैसे अटल इनोवेशन मिशन। आपको पता है, हमने पढ़ा है कि भारत में इनोवेशन के कल्चर को डेवलप करने के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई थी, जिसने एक बहुत अहम भूमिका निभाई। और भी कई योजनाएं हैं। खैर ये रही हमारी पहली न्यूज़। पहली न्यूज़ का क्रक्स यही है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज या पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम सिंपल शब्दों में विपो कहते हैं। दूसरी बात, भारत की रैंक। तो अगर आप लोग नोट्स बनाते हो तो दो चीज़ें जरूर लिख लीजिएगा नोट्स में। पहली चीज़ जो आपको लिखनी है वो ये लिखनी है कि इसको पब्लिश कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो विपो। दूसरी बात आपको क्या लिखनी है, रैंक ऑफ इंडिया, तो रैंक 46। तो अगर आप दो चीज़ लिख लोगे तो उम्मीद है कि ये 2 पॉइंट में से कोई एक पॉइंट जरूर एग्जाम में पूछा जा सकता है। और ज़्यादातर अगर आप देखें तो इनोवेशन की रैंक पूछी जाती है अगर आप पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो ये हमारी पहली न्यूज़ हो गई है। अब हम चलेंगे आज की दूसरी खबर पर और देखेंगे कि आज की दूसरी न्यूज़ क्या कह रही है। तो चलिए चलते हैं आज की दूसरी खबर पर। अब अगर हम चलें आज की दूसरी खबर पर, तो दूसरी खबर कौन सी है हमें यह देखना पड़ेगा। तो दूसरी खबर है, अब क्या है, बहुत बड़ी खबर है, कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। द हिंदू का आर्टिकल है, गवर्नमेंट कर्ब्स फंडिंग फॉर 10 क्लाइमेट चेंज चाइल्ड लेबर एनजीओज। सरकार ने क्या कर दिया है कि सरकार ने जो 10 एनजीओज काम कर रहे थे, किस लिए, पहली बात काम कर रहे थे जलवायु परिवर्तन, दूसरी बात जो चाइल्ड लेबर, जो बच्चों को लेबर के रूप में लगाया जाता है, उनके सुधार के लिए जो 10 एनजीओ काम कर रहे थे, सरकार ने उनकी फॉरेन जो फंडिंग होती है उस पर रोक लगा दी है। अब ये समझना बहुत ज़रूरी हो सकता है, आपको ये लग रहा हो कि एनजीओ तो आपको पता है कि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। तो एक क्वेश्चन आपके मन में ये आ सकता है कि सरकार इतना गलत कदम क्यों उठा रही है, एनजीओज जो जलवायु परिवर्तन, जो कि वर्तमान की सबसे बड़ी समस्या है, उससे संबंधित काम कर रहे हैं, साथ ही साथ जो चाइल्ड लेबर को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, सरकार उनकी फॉरेन फंडिंग पर नियंत्रण लगाने का प्रयास क्यों कर रही है, इस आर्टिकल में हम विशेष रूप से विस्तार से समझेंगे कि आखिर पूरा मामला है क्या। अब इसे समझने के लिए
आपको ये समझना पड़ेगा कि सरकार ने ऐसा किया क्यों है, क्योंकि इसी के बाद आप कुछ समझ पाओगे। देखिए, आपको दिख रहा होगा कि लोग अक्सर विरोध करते हैं स्टॉप फॉरेन फंडेड प्रोपेगेंडा, ठीक है ना। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे। देखिए, भारत में एक एक्ट है फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट, जिसे सामान्य शब्दों में हम क्या बोलते हैं, अगर मैं बात करूं कि भारत में एक एक्ट है फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010। सरकार ने 2020 में यानी फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट में 2020 में एक अमेंडमेंट किया, यानी अमेंडमेंट को इधर रख दो, अमेंडमेंट एक्ट। और ये कब पास किया गया था? 2020 में। यानी इसमें जो 2010 का फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट है उसमें 2020 में एक संशोधन किया गया सरकार के द्वारा, और सरकार ने इस संशोधन के माध्यम से क्या कहा कि कोई भी ग्रुप हो, कोई भी एसोसिएशन हो, कोई भी एनजीओ हो, एनजीओ का मतलब नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, तो इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने साफ साफ कहा कि चाहे कोई भी ग्रुप हो या फिर कोई भी एसोसिएशन हो या फिर कोई भी एनजीओ हो, अगर भारत में उसको रजिस्ट्रेशन कराना है तो पहली बात ये होती है कि उसका रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तें सरकार ने रखी, और सरकार ने कहा कि किसी भी एनजीओ का, एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन तभी हो सकता है, पंजीकरण तभी हो सकता है जब पहली चीज कि वो कम से कम 3 साल से अस्तित्व में हो भारत में, 3 साल से एग्जिस्ट कर रही हो या 3 वर्ष से भारत में अस्तित्व में है, पहली चीज होनी चाहिए। दूसरी चीज क्या कहता है कि 3 वर्ष में, पिछले 3 वर्ष में उसने कम से कम समाज की भलाई के लिए 15 लाख रुपए खर्च किए हों। यानी रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि पहली चीज़ तो ये ज़रूरी है कि अगर कोई एनजीओ आता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन आता है, कोई एसोसिएशन आता है, तो सबसे पहले उसके लिए ज़रूरी क्या है कि अगर वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है, बिना रजिस्ट्रेशन कराए कोई भी एनजीओ, ग्रुप, एसोसिएशन फॉरेन फंडिंग प्राप्त नहीं कर सकता है। कहीं विदेश से कोई फंड अगर आता है तो उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में एक एक्ट है फॉरेन करेंसी रेगुलेशन एक्ट 2010, उसमें 2020 में संशोधन किया गया। सरकार ने कहा कि रजिस्ट्रेशन आप करा रहे हो फॉरेन फंडिंग लेने के लिए, लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप कम से कम 3 वर्ष से एग्जिस्ट हो, या आप एग्जिस्ट कर रहे हो या आप विद्यमान हो। ऐसा नहीं आप कल बनाए एनजीओ और आज चले आए कि रजिस्ट्रेशन कर दो। क्यों? क्योंकि हमको फॉरेन फंडिंग लेनी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी एसोसिएशन, कोई भी ग्रुप, कोई भी एनजीओ जो फॉरेन फंडिंग लेना चाहता है उसको एफसीआरए एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे ज़रूरी है कि 3 वर्ष से एग्जिस्ट कर रहा हो या विद्यमान हो। दूसरी चीज़ है कि पिछले 3 वर्षों में उसने 15 लाख रुपए सोसाइटी की भलाई के लिए खर्चा किए हों। तो ये बहुत बड़ा प्रोविज़न था जिसके माध्यम से क्या था कि ये विस्तार किया गया कि ऐसा नहीं है कि आप भारत में फॉरेन फंडिंग लेने के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। आपको पता है कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी और उसमें कहा कि कई भारतीय पत्रकार चीन से फॉरेन फंडिंग ले रहे हैं। तो इससे भारत की सुरक्षा को भी खतरा होता है, क्योंकि जो लोग फंडिंग लेते हैं अक्सर वो विदेशी राष्ट्रों को हमारे देश की जो आंतरिक जानकारियाँ होती हैं, जो सिक्योरिटी से रिलेटेड जानकारियाँ होती हैं, उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज बात ये आती है कि चलिए फॉरेन फंडिंग का हो गया, इसके बाद एक प्रोविजन और है। प्रोविजन क्या है कि एक जो भी आपके पास एसोसिएशन, ग्रुप या एनजीओ आ रहा है उसको सबसे ज़रूरी क्या होगा कि उसको ये बताना होगा कि वो फॉरेन फंडिंग कितनी प्राप्त कर रहा है, साथ ही साथ किस उद्देश्य से प्राप्त कर रहा है। तो दोनों चीज़ें हैं कि कितनी प्राप्त कर रहा है और किस उद्देश्य से प्राप्त कर रहा है। तो ये प्रोविज़न था, इसमें पहली चीज़ था। अब सब कुछ सही चल रहा था, यानी भारत में आपको पता है, लेकिन सरकार जो है वो पिछले 7-8 साल से एनजीओस पर खासा ध्यान रख रही है, क्योंकि एनजीओस के माध्यम से भारत में एक अलग प्रकार का प्रोपेगेंडा चल रहा है। साथ ही साथ कई प्रकार के भ्रष्टाचार सामने आ रहे हैं। कैसे? जैसे मान लिया कि किसी व्यक्ति ने कोई एनजीओ बनाया और कह रहा है कि हम चाइल्ड के लिए, बच्चों के लिए, चाइल्ड लेबर के लिए या पर्यावरण के लिए काम करेंगे। और आपको पता है कि एनजीओ को लोग बहुत अच्छी नज़रों से देखते हैं कि ये बहुत अच्छा भला काम करेंगे, और इसी क्रम में उनको फॉरेन से फंडिंग होती है। तो पता चलता है कि फंडिंग वो ले रहे हैं किस नाम पर कि हम भारत के क्लाइमेट चेंज के, जो भारत में समस्याएं आ रही हैं पर्यावरण जनित, उनके सुधार का प्रयास करेंगे।
लेकिन वो काम कुछ और ही करने लगते हैं। और का मतलब ये हुआ कि उनका दिमाग कहीं और चलने लगता है। कहीं वो भारत में बैठकर पर्यावरण के नाम पर फॉरेन फंडिंग लेते हैं, फिर भारतीय पत्रकारों से संपर्क साधते हैं और पत्रकारों को चाइना से आया वो पैसा देते हैं, और फिर पत्रकार जो भारत की इंटरनल जो जानकारियां होती हैं, जो सिक्योरिटी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं, जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा के लिए अच्छा नहीं होता है। अब बात आती है कि सरकार ने इन 10 एनजीओज पर क्यों बैन लगा दिया है। सरकार का तर्क है, सरकार ने कहा है कि ये एनजीओ जो खुद अपने आप बनाए गए हैं कि हम क्लाइमेट चेंज के लिए काम करेंगे, साथ ही साथ हम चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए काम करेंगे, इनको पैसा मिलता है, विदेशी फंडिंग मिलती है, लेकिन ये उस फंडिंग का प्रयोग जिस उद्देश्य के लिए प्राप्त करते हैं उस उद्देश्य के लिए नहीं करते हैं, और उसका प्रयोग यहाँ पर ये अनावश्यक कामों के लिए करते हैं, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। साथ ही साथ देश में कई प्रकार के प्रोपोगेंडा चलाए जाते हैं, यानी सरकार के खिलाफ या देश की एकता और अखंडता के खिलाफ इस प्रकार की कई बातें आती हैं। तो सरकार ने ये कहा है कि सरकार ने इस प्रकार के 10 एनजीओज पर प्रतिबंध लगा दिया। सबसे बड़ा कारण यही है कि इन्होंने जब रजिस्ट्रेशन कराया था तो जो अपना उद्देश्य बताया था कि हमको जलवायु परिवर्तन से संबंधित काम करना है, वैसा काम नहीं कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी समस्या है। अब बात आती है कि आखिर इसका प्रभाव क्या है। कई लोग इसकी बहुत आलोचना कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि कई लोग बहुत ज़्यादा इसकी आलोचना कर रहे हैं कि सरकार एक प्रकार का नियंत्रण स्थापित कर रही है, सरकार जबरन काम कर रही है, सरकार आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रही है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 19 की, तो आपको पता है कि आर्टिकल 19 का जो सी है, यानी 19(1)(c), उसमें साफ साफ कहा गया है संगम, संघ या समिति बनाने की स्वतंत्रता, यानी एसोसिएशन या ग्रुप बनाने की बात जो भारत में कही जाती है, वो भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 में 19 का खा गा के द्वारा कही गई है, इंग्लिश में ABC के द्वारा कही गई है। तो सब लोग कह रहे हैं, कुछ लोग जो सरकार की इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, और फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, इसलिए सरकार के लिए ये जो सरकार का फैसला है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे हमारे मूल अधिकार उल्लंघित होते हैं। दूसरी बात कही जा रही है कि ये जो एनजीओ जो बहुत ही मानवता वाले काम कर रहे थे, जैसे चाइल्ड लेबर हो गया, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, तो सरकार ने इन एनजीओज पर फॉरेन फंडिंग लेने से रोक लगा दी है। इसका मतलब है कि इन एनजीओज के पास अब रिसोर्सेज की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी, इसलिए ये एनजीओज अब क्या होगा, काम नहीं कर पाएंगे। तो इससे ह्यूमैनिटेरियन जो भारत में काम होते हैं वो अब कम हो जाएंगे। ये बहुत बड़ी समस्या है, इन लोगों का कहना है। दूसरी बात क्या है कि ये लोग कह रहे हैं कि सरकार हमारी स्वतंत्रता को बाधित कर रही है। हम जो एनजीओज हैं वो स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, सरकार उन पर प्रतिबंध लगा रही है, सरकार गलत कारण बता रही है और प्रतिबंध लगा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारी स्वतंत्रता को बाधित कर रहे हैं। जो भारत में एक प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है कि सभी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए हैं और स्वतंत्र रूप से उनको जीवन जीने का अधिकार है, वो बाधित हो रहा है। तो ये पूरा मामला है, तो एक मध्यम मार्ग निकाले तो ज़्यादा बेहतर होगा। अगर सरकार इस प्रकार के एनजीओज पर किसी भी प्रकार से अगर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है तो ज़रूरी यह है कि पूरी तरीके से जांच की गई हो, और मुझे ऐसा लगता है कि अगर सरकार ने रोक लगाई होगी तो जांच अवश्य की होगी, कुछ ना कुछ उनके पास पुख्ता प्रमाण ज़रूर होंगे, क्योंकि आपको पता है कि 19C का उल्लंघन हो रहा है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 को, उस आर्टिकल 32 को जिसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा था, उसके माध्यम से किसी व्यक्ति के अगर मूल अधिकार या फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो वो व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में अपने मूल अधिकारों को बचाने के लिए प्रवेश कर सकता है। तो ये एनजीओज कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि सरकार का जो फैसला होगा वो पूरी जांच के बाद ही लिया गया होगा, क्योंकि सरकार को ये भी पता है कि अगर ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचेंगे तो फंडामेंटल राइट के आधार पर पहुंच सकते हैं आर्टिकल 32 का प्रयोग करके, तो सरकार ने उसकी पहले से व्यवस्था कर रखी होगी, सरकार भी कच्चे खेल नहीं खेलेगी। अब हम बात करेंगे आज के तीसरे न्यूज़ का। जो तीसरी न्यूज़ है देखेंगे वो क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, तीसरी न्यूज़ आज की क्या है
पीआईबी की न्यूज़ है और सरकारी न्यूज़ है, सरकार खुद चाहती है कि लोग इसको पढ़ें। तो चलिए समझते हैं कि ये न्यूज़ क्या है। देखिए, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री मनसुख मांडविया, इन्होंने रिलीज़ किया है थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। यानी अगर आप इस इंडेक्स को देख रहे होंगे, स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, क्योंकि इंडेक्स से क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं। 2018-19 में इसको शुरू किया गया था। ये इसका थर्ड एडिशन है और इसमें राज्यों को उनके जो खाने की एक आदत होती है उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया। याद ये रखिएगा कि यहाँ पर आप एक चीज़ धोखा खा सकते हो। धोखा क्या है कि अगर मिनिस्ट्री पूछा गया कि कौन सा मंत्रालय स्टेट फूड इंडेक्स रिलीज करता है, तो आप हो सकता है कि कंज्यूमर मिनिस्ट्री या फिर उपभोक्ता मंत्रालय ऑप्शन दिया हो तो टिक कर दो। तो इस बात को याद रखना कि ये स्वास्थ्य मंत्रालय रिलीज करता है। यानी अगर आप इसको देखो, हेल्थ मिनिस्टर, यानी इसको आप याद लिख लीजिएगा, ये याद रखिएगा कि इसको स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया जाता है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं कि आखिर ये है क्या और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है। आपको पता ही चल गया होगा कि फूड से रिलेटेड बातें की गई हैं, तो इसका मतलब खाना। ये देखिए, बढ़िया चाउमीन रखी हुई है, यहाँ पर और भी बहुत सारे आइटम रखे जो मैं जान भी नहीं पा रहा हूँ क्या। इधर समोसा है, जो सस्ते सस्ते आइटम है वो मैं समझ रहा हूँ, कुछ आइटम बहुत महंगे हैं जो मेरी रीच से बाहर हैं, तो उनको मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। खैर चलिए, अब देखते हैं कि ये क्या है, ये इंडेक्स क्या है। देखिए, इसका नाम अगर आप देखेंगे तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है इस इंडेक्स का स्टेट फूड सेफ्टी, यानी खाद्य सुरक्षा इंडेक्स। तो चलिए आप समझते हैं ये है क्या। सबसे पहले आप सबको पता है कि अगर हम किसी प्रकार का दूषित खाना या जल यूज करते हैं तो इससे होता क्या है, हम बहुत प्रकार के दूषित खाने का मतलब है कि जब हम दूषित खाना लेते हैं, खाते हैं या जल पीते हैं, तो इससे बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। जैसे जब हम दूषित खाना लेते हैं तो इसका मतलब है उस खाने में बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, बहुत प्रकार के पैरासाइट या परजीवी हो सकते हैं जो अंदर जाकर हमारे शरीर को बहुत ही व्यापक तौर पर नुकसान पहुंचाते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने पोलियो वायरस के बारे में डिस्कशन किया था और हमने ये देखा था कि पोलियो वायरस किस प्रकार होता है कि दूषित खाने और पानी के साथ होता है, वायरस उसमें पहुँचता है और जब आप दूषित खाना खाते हो तो वो आपके शरीर में प्रवेश करके आपकी इंटेस्टाइन या आंतों में अपनी संख्या बढ़ाता है और फिर आपके पैरालिसिस हो जाता है, उसी को पोलियो कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये तो सब ठीक है, लेकिन अभी ये क्यों रिलीज़ किया गया है। ये इंडेक्स इसीलिए रिलीज़ किया गया है ताकि लोगों में जागरूकता पैदा की जाए, राज्यों के बीच एक प्रकार का कंपटीशन क्रिएट किया जा सके, ताकि सारे राज्य अपने राज्यों में, जो राज्य की सरकारें हैं, अपने राज्यों में बेहतर और सुरक्षित खाने को प्रायोरिटी दें और उसको बढ़ावा देने का काम करें। भले वो एक कंपटीशन के माध्यम से एक प्रतिस्पर्धा की भावना को क्रिएट करके इस लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है, इस इंडेक्स का इम्पोर्टेंस सबसे बड़ा यही है कि इसके माध्यम से क्या होता है कि राज्यों को एक रैंकिंग दी जाती है। क्यों? ताकि राज्यों में जो दूषित खाना और पानी पिया जाता है तो उसके जो एक प्रकार की आदत बन चुकी है कि लोग इतना गौर नहीं करते हैं, उसको कम किया जा सके। क्योंकि दूषित खाने और पानी से बहुत प्रकार की बीमारियां होती हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा हैं, और ऐसी कई रिपोर्ट्स मौजूद हैं जो ये बताती हैं कि दूषित खाना और पानी से बहुत ज़्यादा मानव स्वास्थ्य पर नुकसान होता है, मनुष्य के शरीर पर बहुत प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव पड़ते हैं। तो पहली चीज़ तो आपकी ये हो गई। अब हम अगर बात कर लें स्टेट फूड जो इंडेक्स है इसकी, फूड सेफ्टी इंडेक्स की, तो ये सबसे पहले ये जान लीजिए कि ये इसका 2021 वाला वर्जन है, यानी थर्ड एडिशन है। और जो पहला इसका एडिशन रिलीज़ किया गया था वो कब रिलीज़ किया गया था, वो रिलीज़ किया गया था 2018-19 में पहली बार, फिर 20 में, फिर 21 में। अब ये पहली बात है कि डेवलप कौन करता है इसको रिलीज़ करता है। तो आप सबको पता है कि FSSAI, ये क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य यही है कि जो खाने में सेफ्टी, यानी आप अगर इसका हिंदी में मतलब निकालो, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, यानी ये खाद्य की सुरक्षा साथ ही सुनिश्चित करता है और स्टैंडर्ड, ऐसे स्टैंडर्ड बनाता है कि लोग उसको पालन करें और उसके आधार पर अपनी भोजन आदतों को शुरू करें। इसका मुख्यालय दिल्ली में है, लेकिन कुछ रीजनल इसके क्वार्टर्स भी हैं जैसे मुंबई। तो इस बात को याद रखिएगा। अब ये जो रैंकिंग प्रदान की जाती है ये
5 पैरामीटर्स के आधार पर प्रदान की जाती है। ये पैरामीटर्स यहाँ पर मैंने लिखवा दिया, चलिए इसको देखते हैं। जो रैंकिंग, पहली चीज देखी जाएगी कि राज्यों को रैंकिंग दी जाती है। पहली बात तो ये याद रखिएगा, इसमें भारत के अंदर का एक प्रकार का इंडेक्स है, एक प्रकार का कंपटीशन है, इसमें राज्यों को रैंकिंग प्रदान की जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे है। पहले देखा जाएगा कि उस राज्य में खाने से संबंधित कितना ह्यूमन रिसोर्स है और इंस्टीट्यूशनल डाटा है, यानी वो जो राज्य है जिसको रैंकिंग दी जाती है, सबसे पहले देखा जाता है कि वहाँ की संस्थाएं जो अच्छी खाने की आदतों को बढ़ावा देना चाह रही हैं, उनके पास ह्यूमन रिसोर्स कैसा है और किस डाटा के आधार पर, कोई एक डाटा होगा उसके आधार पर वो अपनी भोज्य आदतों को, या आप समझ लो जो डाइट उनकी एक प्रकार की आदत होगी उसको बदलने का प्रयास कर रही हैं। दूसरी चीज़ आती है कि कंप्लायंस। कंप्लायंस का मतलब ये होता है कि जो FSSAI की स्टैंडर्ड्स हैं, गाइडलाइंस हैं, उनके साथ किस प्रकार का वो सामंजस्य बना रहे हैं। तीसरी चीज़, क्या उस राज्य के पास फूड टेस्टिंग फैसिलिटी है, उसका भी यहाँ पर इसको भी एक प्रकार का वेटेज प्रदान कर दिया जा रहा है। सीधी सी बात है, अगर राज्य के पास कोई टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं होगी तो वो अपने राज्य में खाने को कैसे निर्धारित करेगा कि ये खाना अच्छा है या खराब है, ये शरीर के लिए फायदेमंद है, ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगा। चौथी चीज़ है ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, यानी ये जो आप देख रहे हो खाने में, इसके लिए जो लोगों को किस प्रकार वो राज्य ट्रेनिंग दे रहा है, कैसे लोगों की क्षमता का निर्माण कर रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है। और जो पांचवी है, लास्ट की बात की गई है कंज्यूमर एम्पावरमेंट की, कि अंततः इससे क्या होगा कि कंज्यूमर को वो राज्य कैसे उसकी भोजन आदतों में परिवर्तित करके उसको मजबूत कर रहा है, यानी कंज्यूमर एम्पावरमेंट की तरफ वो बढ़ रहा है। इस आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी जाती है, तो इस बात को याद रखिएगा। अब बात ये आती है कि रैंकिंग में हुआ क्या है। तो रैंकिंग में ये याद रखिएगा कि ये जो रैंकिंग प्रदान की गई है, सबसे पहली बात की गई है कि लार्ज स्टेट यानी बड़े राज्यों में फर्स्ट कौन आया है, गुजरात। गुजरात आप सबको पता है कि गुजरात मोदी जी का राज्य है और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का राज्य है। तो बड़े राज्यों में जो पहली रैंक हासिल हुई है वो किसको हासिल हुई है, वो हुई है गुजरात को। दूसरी बात आती है, इसमें जो दूसरी रैंक दी गई है वो दी गई है स्मॉल स्टेट। स्मॉल स्टेट में गोवा, गोवा की राजधानी पणजी है, और आप सबको पता है कि जब आप महाराष्ट्र से नीचे आओगे तो आपको गोवा मिल जाएगा। तो पहली रैंकिंग लार्ज स्टेट, दूसरी रैंकिंग स्मॉल स्टेट, और तीसरी रैंकिंग दी गई है यूनियन टेरिटरी, और इसमें नंबर 1 पर जम्मू एंड कश्मीर आया है। तो ये 3 रैंकिंग याद रखिएगा, क्योंकि इसके बाद की रैंकिंग याद होगी नहीं, मुझे खुद नहीं याद है, मैं बस देख के 3 आया हूँ। तो ये याद रखिएगा, जो इंडेक्स आप देखोगे तो इंडेक्स में सिर्फ आपको 3 रैंकिंग याद करनी है, गुजरात, बड़े राज्यों में, छोटे राज्यों में गोवा, और यूनियन टेरिटरी या केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू और कश्मीर ने पहली रैंक अर्जित कर ली है। तो इस बात को याद रखिएगा। ये रही हमारी आज की तीसरी न्यूज़। अमन सिंह, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग भाई। तो अब हम चलेंगे आज की चौथी खबर की तरफ। चौथी खबर भारत में बड़ी विवादित खबर है। अभी खबर क्या कह रही, ANI का आर्टिकल है, आपको पता है कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, इनका नाम मनोज सिन्हा जी है, और इन्होंने क्या किया है, ये कह रहे हैं LG हैंड्स ओवर फॉरेस्ट राइट एक्ट। भारत में एक फॉरेस्ट राइट एक्ट है, यानी हिंदी में बोलते हैं वन अधिकार अधिनियम, सर्टिफिकेशन टू ट्राइबल कम्युनिटीज इन जम्मू। इन्होंने कहा था, आप सबको पता है कि जब तक धारा 370 थी तो भारत के कोई भी कानून जम्मू कश्मीर में या तो बिल्कुल नहीं लगते थे या प्रभाव में कम करके लगते थे। 370 हट गया तो भारत में कानून था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट या वन अधिकार अधिनियम 2006। तो हमारे जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, इन्होंने फैसला किया है कि अब ये जो एक्ट था यानी फॉरेन राइट्स एक्ट, ये जम्मू कश्मीर में लगेगा, और इसी के तहत इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट बांटे हैं। तो हमें इसको बेसिक से समझना पड़ेगा कि ये है क्या। तो चलिए इसको समझते हैं। देखिए, आप सबको पता है कि भारत में जंगल में कौन रहता है, ज़्यादातर आप देखेंगे कि जंगल में शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहती हैं, ST जो समुदाय के लोग होते हैं वो रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जंगल में सिर्फ ST समुदाय के लोग रहते हैं, कुछ अन्य लोग भी वनों में रहते हैं। वो भले ट्राइबल ना हो, लेकिन बहुत कई जनरेशन से वो वनों में रह रहे हैं। अब आपको पता है कि जब अंग्रेज भारत में आए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि इन जनजातियों के, वन में रहने वाले समुदायों के अधिकारों में हस्तक्षेप किया और उनको धीरे धीरे उनके संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया।
यानी जो ट्राइब्स या अदर कम्युनिटीज़ जो वहाँ पर रह रही थी वनों में, जो हमेशा अपना पुश्तैनी अधिकार समझते थे, तो उनको क्या कर दिया, हटा दिया। आज़ादी हो गई उसके बाद, भारत में आज़ादी के बाद भी ये समस्या बनी रही कि जो व्यक्ति या जो ट्राइब्स या अदर कम्युनिटीज़ ट्राइब के अलावा जो जंगल में रहती हैं, उनका वनों में अधिकार क्या है। ये बहुत बड़ा प्रश्न हमेशा से भारत में रहा है। क्यों? क्योंकि अक्सर ऐसा होता है, आपने देखा होगा कि कोई ट्राइब है या अदर कम्युनिटी है, अगर वन में निवास कर रही है और सरकार को एक प्रकार का डेवलपमेंट प्लान बनाना है, तो सरकार उसको क्या करेगी, तुरंत विस्थापित कर देती है वहाँ से, और सरकार कहती है कि आपकी जगह है नहीं। तो ये सारी समस्याएं ट्राइबल कम्युनिटीज़ और ऐसी कम्युनिटीज़ जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अलावा वनों में रहती थी, उनके सामने थी। इसलिए हमारी संसद ने क्या 2006 में एक एक्ट पास किया, और उस एक्ट का नाम था फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। अब ये कब पास हुआ? 2006 में। इस एक्ट में क्या कहा गया, सबसे पहले ये समझ लीजिए। देखिए, इस एक्ट में कहा गया कि मान लेते हैं ये एक जंगल है, चलिए ये जंगल दिख ही रहा है, इसी की बात कर लेते हैं। मान लिया इस जंगल में यहाँ पर जो मैं पैच बना रहा हूँ, ये 4 हेक्टेयर की भूमि है, ठीक है, 4 हेक्टेयर की ये भूमि है। यहाँ पर किसी ए नाम के व्यक्ति का अधिकार है, यानी किसी ट्राइब के किसी व्यक्ति का अधिकार है। साथ ही साथ इसके बगल में भी आप मान लो ये वाला पैच है, यहाँ पर तो एसटी है, यानी शेड्यूल्ड ट्राइब है, जनजाति है। यहाँ पर अदर कोई कम्युनिटी है और उसका यहाँ पर 3 हेक्टेयर भूमि पर अधिकार है। खैर, मैंने 3 हेक्टेयर बड़ा कर दिया और 4 हेक्टेयर छोटा, बस आप समझ लीजिए। अब हुआ क्या कि पहले क्या होता था कि अगर किसी सरकार को इन क्षेत्रों में, वनों में कुछ डेवलपमेंट करना है, तो इनको हटा देती थी और फिर पेड़ों को काट कर वहाँ पर किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री लग जाती थी, या फिर किसी भी प्रकार का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट निकाल दिया जाता था। तो ये बेचारे बेघर हो जाते थे और हमारे संविधान की मूल भावना का बहुत बड़े व्यापक तौर पर उल्लंघन होता था, आवास का अधिकार। अब हुआ क्या कि ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसीलिए संसद को एक अधिनियम बनाना पड़ गया, वन अधिकार अधिनियम 2006। इसमें क्या प्रोविज़न था? इसमें कहा गया कि जो ट्राइबल कम्युनिटीज़, यानी ये और अदर कम्युनिटीज़ जो ट्राइबल तो नहीं है लेकिन वनों में कई पीढ़ियों से रह रहे हैं, अब जहाँ पर वो हैं, ठीक है, जहाँ पर वो हैं और जहाँ पर वो खेती कर रहे हैं, कृषि कर रहे हैं, वो भूमि उनकी हो गई है। यानी उन पर, उन ट्राइबल कम्युनिटीज़ और दूसरी कम्युनिटीज़ जो उस वन में रह रही हैं, इनका अधिकार हो गया है। कोई दिक्कत नहीं थी, बढ़िया था, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन सरकार ने यहाँ पर यह भी कहा, सरकार ने कहा कि उनको जो एग्रीकल्चर लैंड और जहाँ पर वो निवास करते हैं, वो केवल 4 हेक्टेयर मैक्सिमम रखने की उम्मीद है। यानी अगर किसी व्यक्ति के पास 4 हेक्टेयर तक भूमि है तो उसकी हो गई है, 3 हेक्टेयर तक भूमि है तो उसकी हो गई। ऐसा नहीं कि आप 4 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि रखो। तो ये यहाँ पर बात कही गई थी। अब बात आती है कि ये चुनाव कैसे किया जाता है, कि किस व्यक्ति को अब क्या किया जाए, किस ट्राइब को या किस व्यक्ति को ज़मीन अलॉट कर दी जाए। तो इसकी शुरुआत करती है ग्राम सभा। ग्राम सभा ये निर्धारित करती है कि उस वन पर अधिकार या उस वन पर जो अधिकार दिया जाता है वो किसे दे। फिर वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जिला स्तर पर एक स्क्रीनिंग कमेटी होती है, वो जब उसको प्रमाणित करती है तो उस ट्राइब को उस क्षेत्र में उस ज़मीन आवंटित कर दी जाती है। तो ये पूरी प्रक्रिया, यानी ये प्रक्रिया ग्राम सभा से डिस्ट्रिक्ट की स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से पूरी होती है। ये बात है। अब बात आती है, देखिए आप कैसे यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये ज़मीन मेरी है। देखिए, अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब हो तो आप जाकर ये कह सकते हो कि इस ज़मीन पर मैं रह रहा हूँ, मुझे ये ज़मीन चाहिए। लेकिन अगर आप अदर कोई कम्युनिटी हो, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं हो, लेकिन वन में आप रह रहे हो, तो वहाँ पर थोड़ी समस्या आ जाती है। और वहीं पर एक प्रोविज़न किया गया है कि ऐसे जो ट्राइब्स नहीं हैं, ऐसे व्यक्ति जो शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है लेकिन वनों में कई पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं, तो ज़रूरी है आप कई पीढ़ियों से निवास कर रहे हो या 75 वर्ष तक निवास कर चुके हो, तो आपको भी उस वन भूमि में मिल जाएगी ज़मीन 4 हेक्टेयर तक की। तो ये बेसिकली इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। अब बात आती है कि इस एक्ट के तहत इन ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, जनजातियों को अधिकार क्या मिलता है। सिर्फ जनजातियों को नहीं कहेंगे, जो अदर कम्युनिटीज़ भी हैं जो वनों में रहती हैं लेकिन शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, तो उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए कहता क्या है, सबसे पहला जो इसका एक्ट में एक प्रोविज़न था वो ये था कि जो ट्राइबल या अदर कम्युनिटीज़ जहाँ पर रह रही हैं वो भूमि उनकी हो जाएगी, यानी 4 हेक्टेयर तक ओनरशिप प्रदान कर दी गई। यानी पहले क्या था कि ओनरशिप नहीं थी, वो खेती कर रहे थे और जब भी सरकार को डेवलपमेंट की ज़रूरत होती थी सरकार उनको हटा देती थी क्योंकि उनकी ओनरशिप नहीं थी। लेकिन 2006 में जो एक अधिनियम बनाया गया, कौन सा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, इसके माध्यम से क्या किया गया,
4 हेक्टेयर तक की भूमि पर उनको अधिकार प्रदान कर दिया गया। साथ ही साथ दूसरा प्रोविजन क्या किया गया कि इसके माध्यम से किसी न्यू लैंड पर या नई भूमि पर अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। मतलब कि इसके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति किसी नई भूमि पर अधिकार प्रदान प्राप्त करना चाह रहा है तो इस एक्ट के माध्यम से उस नई भूमि पर किसी व्यक्ति को अधिकार प्रदान नहीं किया जाएगा। अधिकार उसी भूमि पर प्रदान किया जाएगा जिस पर वो व्यक्ति बहुत पहले से रह रहा है और तब वो अधिकार प्रदान प्राप्त करना चाहता है। तो याद रखिएगा 2 चीजें, पहले तो जिस भूमि में रह रहे हो उस पे ओनरशिप, दूसरी बात है कि कोई नई जमीन नहीं दी जाएगी। तीसरा इस पे क्या इस एक्ट के माध्यम से अधिकार क्या प्रदान किया गया है कि ये लोग जिनको वन पर अधिकार प्रदान किया गया है, चाहे वो शेड्यूल्ड ट्राइब हो या अदर कम्युनिटीज हो, वो माइनर फॉरेस्ट MFP यानी माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का यूज कर सकती हैं। क्वेश्चन आता है कि माइनर फॉरेस्ट ये प्रोडक्ट्स क्या होते हैं। देखिए, ऐसे प्रोडक्ट जो नॉन टिम्बर है। नॉन टिम्बर का मतलब गैर कास्ट, गैर कास्ट का मतलब लकड़ी को छोड़कर पेड़ पौधों के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, जंगल के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, उनको बेसिकली हम बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यानी नॉन टिम्बर का मतलब लकड़ी, गैर टिम्बर यानी गैर लकड़ी वाले प्रोडक्ट, जैसे पेड़ के फूल, पेड़ की पत्ती, कोई पत्ती या कोई आप और देख लो कि मान लिया कोई जड़ टाइप में होती है। तो बेसिकली ऐसा होगा कि आप ये मत करो कि आप जंगल में रहते हो तो आप डिफॉरेस्टेशन करो, मतलब कि आप पेड़ की लकड़ी नहीं काटोगे, पेड़ की पत्ती यूज़ कर लो, पेड़ के फल यूज़ कर लो, ये सारी चीज़ें यूज़ कर सकते हो। तो वो सभी चीज़ें जिसमें पेड़ की लकड़ी को हटा दो, जो वन में पाई जाती हैं, उनको बोलते हैं माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट। तो इन जनजातियों को और अदर कम्युनिटीज़ को और समुदायों को ये अधिकार दिया गया कि क्या अधिकार दिया गया कि वो इनका प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन लकड़ी का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर इनको लकड़ी का प्रयोग करने की आप अनुमति दोगे तो उससे निर्वनीकरण, डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ इस एक्ट में जो चौथा बड़ा प्रोविज़न था वो ये था कि अगर इन शेड्यूल्ड ट्राइब्स को या अदर कम्युनिटीज़ को, जो भी ये फॉरेस्ट वन के कम्युनिटीज़ हैं जो रहती हैं, अगर इनको विस्थापित किया जाता है किसी कारणवश, खासकर जो विस्थापन होता है वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए ही होता है, तो ये कहा गया कि अगर इनका विस्थापन होता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि इनका कहीं पर रिहेबिलिटेशन किया जाए, पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, उचित व्यवस्था की जाए, ताकि इनके जीवन में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना ना इन्हें करना पड़े। पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इस एक्ट का महत्व क्या है, सबसे बड़ी चीज़ ये है, देखिए आप इस एक्ट का महत्व समझ लो, या फिर जो जम्मू कश्मीर राज्य में अभी इस एक्ट को वहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं उन्होंने इसका विस्तार किया है, उसके संदर्भ में महत्व समझ लो। तो बात एक ही है। तो पहला क्या है कि इससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना को बढ़ावा मिलता है। कैसे? आप सबको पता है कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल 244 है, यानी 244 है। वहाँ पर उस आर्टिकल 244 को जब आप पढ़ोगे तो उसमें 2 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज कहता है कि 5वीं अनुसूची या 5th शेड्यूल के जो 5वीं अनुसूची के उपबंध असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को छोड़कर अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए लागू होंगे। यानी 5वीं अनुसूची ले लो या 6वीं अनुसूची ले लो, वो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन पर लागू होते हैं। तो ये एक प्रकार का जो ये अधिनियम बना था, ये आर्टिकल 244 पे जो 5th और 6th शेड्यूल का वर्णन किया गया है, जो जनजातियों से संबंधित है, उसका विस्तार है। उसी के माध्यम से एक कॉन्स्टिट्यूशनल की भावना का भी विस्तार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप इन व्यक्तियों को कभी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलप करते हो और इनको विस्थापित करते हो, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि हमारे संविधान में आवास का अधिकार भी प्रदान किया गया, जो एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है। और जब आप किसी व्यक्ति से उसका आवास छीनते हो तो ये बहुत बड़ा मतलब फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है, जो उचित नहीं है। तीसरी बात ये आती है, इसका महत्व यह है कि अगर आप इन शेड्यूल्ड ट्राइब को या अदर कम्युनिटीज़ को जो वनों में रहती हैं, इनको आप वनों में अधिकार नहीं प्रदान करोगे, फिर आप कभी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाओगे, सड़क बनाओगे, तो इनको इनके घरों से विस्थापित कर दोगे, तो समस्या ये आएगी कि ऐसी ही समस्या आपने देखा कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा में नक्सली आंदोलन को क्रिएट करने में सहायक रही है। तो ज़रूरी है कि अगर आप इनके अधिकार दोगे तो ये किसी प्रकार के हथियार नहीं उठाएंगे, हिंसा की तरफ झुकेंगे नहीं। तो ये देश की सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखा गया कि जो नक्सली आंदोलन भारत में शुरू किया गया वो बेसिकली ज़मीन की ही समस्या से प्रभावित था।
उनकी यही समस्या थी शुरुआत में कि सरकार ने उनकी ज़मीन छीन ली है या उनकी ज़मीन पर ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। अगला एक महत्व तो ये आता है कि इससे जो हमारे संविधान की, हमारे प्रियम्बल की जो मूल भावना है, मूल भावना क्या है, लोकतांत्रिक देश स्थापित करने की, तो वास्तव में अगर आप लोकतंत्र स्थापित करना चाहते हो तो वनों में जो शासन या गवर्नेंस का अधिकार है, अगर उसको वनों में रहने वाले लोगों को ही प्रदान कर दो तो बेहतर होगा। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि इनको आवास प्रदान किया जाता है और ये वन में अपने हिसाब से अपनी व्यवस्था चलाते हैं। तो यही वास्तव में सही अर्थों में डेमोक्रेसी है या डेमोक्रेटिक गवर्नेंस है। तो ये इसीलिए ये अधिनियम लाया गया था और अभी जम्मू कश्मीर में इसका विस्तार कर दिया गया है और जम्मू कश्मीर की जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं उनको इस अधिनियम के तहत सर्टिफिकेशन प्रदान कर दिया गया है कि जिस वन में वो रहते हैं वो उन्हीं की ज़मीन है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा जो इम्पोर्टेंट है, मैं याद आगे मैं बता देता हूँ कि जो ज़मीन इन लोगों को अलॉट की गई है 4 हेक्टेयर तक, ये इसको बेच नहीं सकते हैं, यानी ये इस पर रह सकते हैं, खेती कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग इस ज़मीन को क्रय विक्रय इसका नहीं कर सकते हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो ये हमारी चौथी न्यूज़ रही। अब हम चलेंगे आज की अंतिम खबर तक। अब अंतिम खबर डिफेंस से रिलेटेड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप सारे एग्जाम्स के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करोगे तो वहाँ पर जो डिफेंस से रिलेटेड या सिक्योरिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अक्सर वहाँ पर एक्सरसाइजेस पूछी जाती हैं कि भारत की इस देश के साथ जो एक्सरसाइज होती है, जो सैन्य अभ्यास होता है, उसका नाम क्या है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए अभी न्यूज़ ये है कि इंडियन नेवी यानी नौसेना, इंडियन नेवी अराइव्स इन इंडोनेशिया टू पार्टिसिपेट इन 3rd एक्सरसाइज समुद्र शक्ति। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप किसी भी एग्जाम में देखोगे, आप पीसीएस तक या आईएएस तक में भी देखोगे, तो बेसिकली इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो एक्सरसाइज का नाम दिया जाता है। यानी पूछा जाएगा कि समुद्र शक्ति जो अभ्यास है, सैन्य अभ्यास है, वो भारत किस देश के साथ करता है। ऑप्शन 4 रहेंगे, इंडोनेशिया, अमेरिका, फ्रांस, चाइना। तो आपको बताना क्या है कि समुद्र शक्ति किसके साथ किया जाता है। समुद्र शक्ति इंडोनेशिया के साथ किया जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब अगर हम इंडोनेशिया देश की थोड़ी सी बात करें तो आप जब भारत के साउथ ईस्ट में देखोगे तो वहाँ पर एक देश मिलेगा, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का भारत के लिए महत्व तो इसलिए है क्योंकि जो हिंद महासागर का एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, चोक पॉइंट उसको कहते हैं जब किसी महासागर में घुसने के लिए कोई छोटा क्षेत्र होता है, कोई छोटा रास्ता होता है, जिसको अगर बंद कर दिया जाए तो कई देशों को नुकसान हो जाए, तो उसे ही बोलते हैं चोक पॉइंट। तो इंडोनेशिया अगर आप देखोगे तो साउथ में कुछ इस प्रकार से फैला है, 2 महाद्वीपों में विभाजित है। कौन कौन से, सुमात्रा और जावा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मलेशिया देश मिलेंगे और यहाँ से जो रास्ता गुजरता है इसको बोलते हैं मलक्का स्ट्रेट या मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। और अभी जो सब ये आपको एक्सरसाइज दिख रही है समुद्र शक्ति, वो बेसिकली मलक्का में नहीं हो रही है। जो इंडोनेशिया के जो 2 प्रमुख देश हैं, कौन से, सुमात्रा और जावा, इनके बीच में एक स्टेट पड़ती है। इस स्टेट का नाम है सुंडा स्टेट, सुंडा स्टेट। तो सुंडा स्टेट में ये एक्सरसाइज होगी, सुंडा स्टेट के जल में होगी। तो यहाँ पर 2 टाइप के क्वेश्चन है, एक तो एक्सरसाइज का नाम, दूसरा ज्योग्राफी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्या हो गया, सुंडा स्टेट कहाँ पर है। तो याद रखिएगा इंडोनेशिया के जो 2 द्वीप हैं, कौन कौन से, सुमात्रा और जावा, उनके बीच में एक स्टेट पड़ती है और उसी स्टेट को हम कहते हैं सुंडा स्टेट। तो इस बात को याद रखिएगा। अब अगर हम इस एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा इस एक्सरसाइज की बात भी कर ली जाए। बेसिकली ये एक प्रकार की नेवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है। ये आप देख रहे होंगे कि ये जल में होगी, तो ये सबसे ज़रूरी है कि ये याद रखिए। याद रखना ज़रूरी नहीं है लेकिन याद होना चाहिए। क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो एक्सरसाइज का नाम पूछा जाता है। ये बहुत कम पूछा गया या पूछा ही नहीं गया है कि ये नौसैनिक है या वायुसेना एक्सरसाइज है, ये नहीं पूछा जाता पहली चीज़। अब इस एक्सरसाइज का महत्व क्या है, देखिए आप सबको पता है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी चल रही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी का मतलब है कि इसका मतलब ये हुआ जो भारत की इंटरनेशनल रिलेशंस को मैनेज करने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व की ओर देखो या पूर्व की ओर देखो की जो पॉलिसी थी उसके एक और आगे का कदम है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, यानी पूर्व के साथ अच्छे संबंध करो, एक्ट करो, यानी अच्छे संबंध बनाने के लिए एक्ट करो।
उसी के तहत ये समुद्री जो अभ्यास है, ये नेवल एक्सरसाइज है, ये शुरू की गई थी। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। अब इसका महत्व क्या होता है, इस प्रकार की जितनी भी बाइलेटरल या द्विपक्षीय एक्सरसाइज होती हैं, सबसे पहली महत्व तो ये होता है कि जिस देश के साथ आप ये द्विपक्षीय अभ्यास कर रहे हो, पहली बात उसके साथ ये होती है कि आप अपने द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर करना चाह रहे हो। दूसरी चीज़ ये आती है कि कभी अगर आपको और दूसरे देश को जिसके साथ आप अभ्यास कर रहे हो, दोनों देशों की नौसेनाओं को संयुक्त रूप से कोई कार्यवाही करनी पड़े, तो एक प्रकार का कॉपरेशन स्थापित हो सके, ये उद्देश्य होता है। लेकिन कभी ऐसा होता नहीं है, बहुत कम होता है कि दोनों देशों की सेनाएं आपस में सहयोग करके किसी एक उद्देश्य के लिए काम करें। अब पार्टिसिपेशन की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो भारत के 2 समुद्री जहाज, एक का नाम है शिवालिक और दूसरे का नाम है कदमत। तो शिवालिक और कदमत इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी शिवालिक और दूसरे कदमत, ये दोनों समुद्री जहाज इस नौसैनिक अभ्यास में भाग ले रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये दोनों जो समुद्री जहाज हैं, चाहे वो शिवालिक हो या कदमत हो, तो एक क्वेश्चन बनने की चांस यहाँ से भी होती है कि पूछ लिया जाए शिवालिक है क्या। तो याद रखिएगा, ये एक समुद्री जहाज है, शिवालिक और कदमत। इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये दोनों स्वदेशी हैं, भारत ने स्वदेशी तौर पर इनको बनाया है, तो विदेश से आयात नहीं किया गया है। तो ये हमारी आज की 5 न्यूज़ हो गई हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये 5 खबर समझ में आई होंगी। तो चलिए इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं, मुलाकात होगी कल फिर से 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।